हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, आज हमारी इकोनॉमिक्स क्लास का टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। आज की ये क्लास परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात की जाए बैंक की, तो बैंक का संबंध वित्तीय व्यवस्था से होता है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा के क्षेत्र सर्विस सेक्टर में आता है। तो आपसे पूछा जाए बैंक कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आता है। आगे देखते हैं बैंकों का इतिहास। तो बात की जाए भारत में बैंकों की शुरुआत की, तो बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत भारत में ब्रिटिश सरकार ने सन 1770 में की और अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने भारत में पहला बैंक खोला जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब खोला गया? 1770 में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। आगे देखते हैं। और ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था ये कुछ समय बाद बंद हो गया था। फिर इसके बाद जो बैंक खोला गया वो था 1806 में और इस बैंक का नाम क्या था? इसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। और इसी बैंक ऑफ बंगाल को 1809 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक घोषित कर दिया गया, मतलब इसका नाम चेंज करके बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक कर दिया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक का संबंध पूछा जाए तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से था। आगे देखते हैं। इसके बाद दो और प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए जिसमें एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक जो कि 1840 में और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक जो कि 1843 में खोला गया। और इन्हीं तीनों बैंकों को मिला करके एक कर दिया गया था, वो अभी आगे देखते हैं। और आपसे पूछा जाए भारत में निजी क्षेत्र का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था, तो ये इलाहाबाद बैंक था। और इसको कब खोला गया था? इसको 1865 ईस्वी में, मतलब सन 1865 में खोला गया था। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं। तो ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थी, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, इन तीनों को 1921 में ब्रिटिश सरकार ने एक कर दिया गया, मतलब इन तीनों को मिलाकर के एक बैंक बना दिया गया और इस बैंक का नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। आगे देखते हैं। जब इन तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक कर दिया गया और इसका मुख्यालय बनाया गया मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक को, ये आपको याद रखना है। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो इन तीनों को मिलाकर के एक किया गया था, यही बैंक थी जो देश में केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही। तो सारी बैंकों पर उस समय कंट्रोल किसने रखा था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने रखा था। आगे देखते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। कब होती है आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। और जब इसकी स्थापना होती है तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थे, इससे जो केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य थे वो इससे ले लिए गए और किसको दे दिए गए? आरबीआई को। तो 1 अप्रैल 1935 के बाद केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था किसने चालू कर दी? तो ये आरबीआई के हाथों चली गई। अब आगे देखते हैं। तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी ये 1935 से 1954 तक निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही। यानी कि ये जो 1935 से 1954 तक इसने कैसे कार्य किया? इसने प्राइवेट बैंक के रूप में कार्य किया। इसके बाद में जब नेहरू सरकार बनती है और इन्होंने 1 जुलाई 1955 को, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जब नेहरू सरकार बनी तो उसने 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर दिया एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो किसका नाम चेंज हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। और इसके बाद में एसबीआई एक्ट पास करके एसबीआई व एसबीआई समूह के 7 छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो आज आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक बैंक कौन सी थी जिसका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, तो वो थी आपकी एसबीआई बैंक। और कौन कौन से 7 छोटे बैंकों को मिलाकर के इसका राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये थी आपके, पहली थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और दूसरी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो ये 7 बैंकों को एसबीआई के साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आगे देखते हैं। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब बात करते हैं सरकारी बैंक। तो जो सरकारी बैंक होती हैं इन्हीं को सार्वजनिक बैंक बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर की बैंक बोलते हैं।
तो ये कौन सी होती हैं? तो जिन बैंकों में 50% से अधिक पूंजी यानी कि शेयर सरकार के होते हैं उसे ही सरकारी, सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर की बैंक कहते हैं। और सरकारी बैंक जो होती है इसमें प्राइवेट सेक्टर की अधिकतम पूंजी कितनी हो सकती है? तो जब इसमें 50% से ज़्यादा चाहिए तो प्राइवेट की जो होगी अधिकतम वो 49% तक रह सकती है। और वहीं बात की जाए न्यूनतम कितनी होगी इनकी पूंजी हो सकती है, तो 0%, यानी कि पूरी तरह से 100% सरकार की भी हो सकती है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र की बैंक यानी कि निजी बैंक, प्राइवेट बैंक की। तो इन बैंकों में क्या होता है, इसमें निजी क्षेत्र की पूंजी यानी कि जो शेयर होते हैं वो 50% से अधिक होते हैं। तो ये कैसे बैंक कहलाते हैं? ये निजी क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। अब इसमें सरकार की अधिकतम पूंजी कितनी हो सकती है? तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें सरकार की 49% तक हो सकती है और वहीं जो सरकारी बैंक थी उसमें प्राइवेट सेक्टर की 49% तक हो सकती थी। और जो निजी क्षेत्र की बैंक है इसमें न्यूनतम सरकार की कितनी हो सकती है? तो 0%। ये आपको याद रखना, पूछ सकता है परीक्षा में। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीयकरण क्या होता है और निजीकरण क्या होता है। तो राष्ट्रीयकरण यानी कि जो भी सरकारी चीज़ें होती हैं जब सरकार निजी क्षेत्र मतलब जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जब प्राइवेट क्षेत्र की इकाइयों यानी कि शेयरों को जब सरकार खरीदना शुरू कर देती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, जब सरकार ने उसके शेयर को खरीद लिया तो वो कैसी हो गई? सरकारी हो गई। और निजीकरण की बात की जाए तो निजीकरण जब होता है जब सरकार अपनी इकाइयों यानी कि अपनी चीज़ों को बेचना शुरू कर देती है तो उसे निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, जो कि अभी इस समय काफ़ी तेज़ी से लागू हो रहा है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये अभी तक तो हमने बैंकों के बारे में सामान्य जानकारी ली और उसका इतिहास देखा। अब देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेहरू सरकार में शुरू हुआ। तो किस सरकार में शुरू हुआ? नेहरू सरकार द्वारा शुरू किया गया। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1949 से 1980 के बीच किया गया। अब बात करते हैं 1 जनवरी 1949 को देश के केंद्रीय बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जब पूछा जाए RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हुआ 1 जनवरी 1949 को। आगे देखते हैं। और यह भारत का पहला बैंक था जो राष्ट्रीयकृत हुआ, यानी कि राष्ट्रीयकरण जिसका हुआ। लेकिन ये कैसा बैंक था? ये केंद्रीय बैंक था। ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था, ये केंद्रीय बैंक यानी कि ये सभी बैंकों को नियंत्रित करता था। अब देखते हैं RBI का मुख्यालय। तो जो पुराना इसका मुख्यालय जब ये ओपन हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन अभी जो है वो मुंबई में है प्रेजेंट में। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो वो हुआ है RBI का। लेकिन जब आपसे पूछा जाए सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले हुआ, तब आप लगाएंगे SBI का। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। तो इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 3 चरणों में हुआ। पहला चरण जो था वो 1955 में, दूसरा चरण 1969 में और तीसरा चरण 1980 में। अब देखते हैं आगे। जो पहला चरण था 1 जुलाई 1955, इसमें जो था SBI और SBI समूह के 7 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो कि अभी हम पीछे देख चुके हैं अच्छे से। दूसरे चरण की बात की जाए तो ये जो दूसरा चरण था ये 19 जुलाई 1969 को हुआ और इसमें सरकार ने 50 करोड़ रुपए आधार मानकर, यानी कि जिन भी बैंक्स की जो पूंजी थी वो 50 करोड़ रुपए थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और 1969 में 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये बार बार पूछा जाता है। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और ये कैसे बैंक थे? ये व्यापारिक बैंक थे, ये भी आपको याद रखना है। और जो इनका बेस प्राइस भी पूछा जाता है कि कितने प्राइस वालों को किया गया था, तो जो 50 करोड़ की पूंजी थी जिनकी, उसी को आधार मान करके 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये बैंक्स कौन कौन सी थी ये आप देख भी सकते हैं। तो ये बैंक थी बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जिसको PNB कहते हैं, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ये देना बैंक।
तो ये 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को दूसरे चरण में। और जिनका आधार पूंजी यानी कि बेस प्राइस कितना था, तो इनका बेस प्राइस था 50 करोड़ रुपए। अब देखते हैं 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति आपसे पूछे जाए तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे बीबी गिरी जी। और वहीं प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और आरबीआई गवर्नर की बात की जाए तो आरबीआई गवर्नर थे एल के झा। ये आपसे पूछ सकता है आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो ये एल के झा थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण में जो बेस प्राइस था वो कितना था, 200 करोड़, यानी कि 200 करोड़ रुपए से ऊपर जिन भी बैंकों की पूंजी थी उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब किया गया, 15 अप्रैल 1980 को। कितने, यानी कि 6 बड़े व्यापारिक बैंक्स के राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब किया गया, 15 अप्रैल 1980 को। ये आपको याद रखना। और बेस प्राइस कितना था, 200 करोड़ रुपए इनका आधार मान करके किया गया था। अब इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इस समय भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। और आरबीआई गवर्नर की बात की जाए तो इस समय आईजी पटेल आरबीआई गवर्नर थे। ये आपको गवर्नर तो अच्छे से याद रखने हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बैंकों के मर्ज करने की। तो जो ये कुछ महत्वपूर्ण जो अभी जल्दी में हुई, वैसे काफ़ी बैंक्स हैं लेकिन उनको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, ये वही टॉपिक लाए गए हैं, इसमें वही फैक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं। सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया है। यानी कि पूछा जाए देना बैंक और विजया बैंक को किस में विलय कर दिया गया, तो इसका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंक्स का विलय 4 बैंक्स में कर दिया गया। यानी कि 10 बैंकों को मिला करके 4 बैंक बना दी गई। कौन कौन सी बनाई गई, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक। अब देखते हैं पीएनबी में किस किस को मिलाया गया। तो इसमें एक तो पीएनबी हो गई, और फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 बैंक हो गई पीएनबी की। अब वहीं यूनियन बैंक एक आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक, और कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 2 6 और 2 8 और 2 10। तो ये 10 बैंकों को मिलाकर के ये 4 बैंक बना दिए गए। ये आपको याद रखना कब किए गए, 1 अप्रैल 2020 को। आगे देखते हैं दोस्तों। ये अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी पूछा जाए भारत में वर्तमान में कुल सार्वजनिक बैंक कितने हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के, यानी कि जो आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए, सरकारी बैंक हो गए, तो कितने हैं, तो ये प्रेजेंट में 12 बैंक हैं। अब देखते हैं भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अब पूछा जाए अगर एसबीआई में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, यानी कि सरकार के कितने % शेयर हैं एसबीआई में, तो एसबीआई में है 61.58%। ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाए भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था, तो कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बनाया था, 1770 में। और किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। अब आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारतीयों द्वारा स्थापित पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा है, तो पीएनबी, यानी कि पहला बैंक था ये जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा ही स्थापित किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय। तो कौन सा बैंक था, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, और संस्थापक कौन थे, लाला लाजपत राय जी। और ये कैसी बैंक थी, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक कौन सा है, यानी कि कौन सा भारतीय बैंक है जो भारत के बाहर भी खोला गया, पहला कौन सा है, तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो भारत के बाहर भी हैं, सबसे पहले खोली गई। अब बात करते हैं एटीएम, यानी कि एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो ये है एचएसबीसी बैंक। और इसने कहाँ अपना एटीएम खोला था, 1987 में मुंबई में पहला एटीएम। आगे देखते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो ये है आपका ICICI बैंक। आगे देखते हैं, म्यूचुअल फंड देने वाला बैंक पूछा जाए पहला बैंक कौन सा है, तो ये SBI है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड इंडिया में जारी किया। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका, ये प्रथमा बैंक है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले खोला गया था। आगे देखते हैं, आपसे पूछा जाए बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, तो ये 1949 में पास हुआ। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये आपकी 1982 में, कहाँ, मुंबई में। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो कौन सा है, सिक्किम और गोवा, दो ऐसे राज्य जहाँ कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। तो अब बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वहीं बात करते हैं, ये शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो जो नाबार्ड जो बैंक है, इसका मुख्य कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, जैसे कि आपका कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, ग्रामीण उद्योग जितने भी होते हैं इनको डेवलप करना और ग्रामीण क्षेत्रों में लोन की सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये इसके प्रमुख कार्य हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल AB सफलता को ज्वाइन करें। दोस्तों इस टॉपिक से महत्वपूर्ण जितने भी चीज़ें हो सकती थी वो आप सभी को इस क्लास में करा दी गई हैं। फिर भी यदि कुछ भी चीज़ रह जाती है तो आपको आगे आने वाली क्लासेस में वो करा दिया जाएगा। और यदि आपको इस क्लास की PDF यानी कि ये नोट्स चाहिए तो हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।